नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि प्यारे विद्यार्थी आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा आज संपन्न हुई। उसमें जीएस के जो प्रश्न कुल 30 प्रश्न आए थे, उन 30 प्रश्नों की ऑथेंटिक आंसर की आपके बीच में मैंने अपने हाथों से इन सभी प्रश्नों के उत्तर को लिखा है और आपके बीच में डिस्कस करना चाहता हूं। तो जो मुझे सीरीज प्राप्त हुई थी KEZE03, ये एक सीरीज थी KEZE03। इस सीरीज का जो पहला जो प्रश्न था वो ये प्रश्न था कि भारत के जीडीपी में, यानी टोटल ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, भारत के जीडीपी में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान, यानी सबसे ज़्यादा अंशदान, सबसे ज़्यादा किसका योगदान है? तो याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, यानी सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। तो जो पहले प्रश्न का उत्तर होगा क्या होगा? सर्विस सेक्टर। दूसरा है अल्ट्रासोनिक तरंगों के बारे में पूछा गया है कि अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वो कितना होती है। अल्ट्रासोनिक को हिंदी में कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। तो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ कि भैया अंग्रेजी वाला ही याद रखा करो, तो अंग्रेजी में देखो यहाँ पर भी लिख दिया है और वैसे भी लिखा है। तो अल्ट्रासोनिक जो वेवलेंथ होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी 20,000 से अधिक हर्ट्ज जिसकी हो उसे पराश्रव्य कहते हैं। जिनकी 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है उन्हें क्या कहते हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है उन्हें श्रव्य तरंगे। और अश्रव्य तरंगे किनको? जिनका आवृत्ति केवल 20 हर्ट्ज तक हो। तो ऐसे में केवल पूछा था आपको अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य तरंगे, तो इसकी कितनी तरंगदैर्घ्य होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इस पर दूसरा हो गया। तीसरा है दूध सागर प्रपात किस नदी पर है? ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध सागर जो प्रपात है वो कहाँ है? मांडवी नदी पे पूछा गया। मांडवी नदी किस राज्य में है? तो गोवा में है। किस फसल को फसलों का ऊँट, कैमेल ऑफ क्रॉप्स किसे कहता है? तो ज्वार को याद रखना है। ज्वार एक मोटा अनाज के अंतर्गत आता है। तो ज्वार को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, ज्वार को हम किस नाम से जानते हैं? कैमेल ऑफ क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। चलो, पांचवा प्रश्न है भारत में सर्व शिक्षा अभियान। भारत में सर्व शिक्षा अभियान SAS कब प्रारंभ हुआ? तो सन 2001-2 में हुआ था, लेकिन इसमें विकल्प में जो दिया है वो 2001 दिया है। तो आप इस प्रकार से उत्तर क्या मानेंगे? 2001। नीचे दी गई फसलों में कौन सी फसल मोटा अनाज? अभी जैसे आपको बताएं कि ज्वार क्या है? एक मोटा अनाज है। तो इसमें कह रहा कौन सा मोटा अनाज नहीं है? तो भैया गेहूं एक रबी की फसल है, यह एक मोटा अनाज के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है भैया, ये मोटा अनाज के अंतर्गत नहीं आती है। क्लियर? चले आगे। मोटा अनाज के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए आगे। जून 2025 में किस देश ने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया? तो जो 2 बच्चों की नीति लागू हुई थी, तो पहला विकल्प दिया था जापान। तो जापान ने तो पहले समाप्त कर, लेकिन ये कहा जून 2025 में। तो जून 2025 में एक देश है वियतनाम, ठीक है ना, जिसकी राजधानी वियंतियन है। तो वियतनाम ने अभी हाल ही में 2 बच्चों की पॉलिसी समाप्त कर दिया। अगला है, ये संविधान का प्रश्न है। संविधान, और मैं आपको बहुत बार बताया हूं कि संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद होते हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे अनुच्छेद 51 का तो मूल कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 14 तो विधि के समझ समता का। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो इसका सही विकल्प बनेगा A का 2, B का 4, C का 3, D का 1। मिला लीजिएगा, आप अपने बुकलेट में मिला सकते हैं। अगला है डूरंड कप। देखो भैया, डूरंड कप की बात जब करता है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित। किससे? फुटबॉल से है। तो कब से शुरू हुआ? 1888 में। एशिया का सबसे पुराना खेल माना जाता है डूरंड कप। अगर पूछा जाए क्रांति, ये हमारे एग्जाम बूस्टर का सबसे पेड क्वेश्चन है। मैं आपको क्रांतियाँ पढ़ाता हूँ कि जितने भारत में कुल कितनी क्रांतियाँ हुई। दूसरा फिर मैं आपको रिवोल्यूशन के साथ साथ, क्रांतियों के साथ साथ आपको लॉजी पढ़ा
पढ़ाता हूँ, कल्चर पढ़ाता हूँ, हाँ, और ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं तो इसके पीछे उद्देश्य होता है कि परीक्षा में आए तो उसका परिणाम देखो, ये देखो आपके बीच में है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन। तो इसका विकल्प बन गया ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 1। क्लियर एकदम। तो श्वेत क्रांति आएगा सीधा मत्स्य, श्वेत क्रांति दूध, नीली देखो नीला कैसा है पानी, तो पानी में कौन होता है मछली, तो मत्स्य का मतलब पानी, पानी का मतलब मछली, ठीक है। पीली सरसों, सरसों का फूल कैसे तेल, तेल जैसे निकलता सरसों से निकलता है, तो तिलहन क्रांति। हरा, हरा भरा कौन होता है खाद्यान्न, जैसे धान गेहूं के जो खेत होते हैं हरे भरे होते हैं, ऐसे याद करो। निम्न कौन सा खरपतवार सामान्यतः गाजर घास के नाम से या कांग्रेस ग्रास के नाम से जाना जाती है। कांग्रेस ग्रास या गाजर घास के नाम से जानी जाती है। ये पार्थेनियम जानी जाती है। ये सामान्य तौर पर गाँव में गंधौरी घास के नाम से जाना जाता है। ऊँट का जो कुबड़ होता है वो किसका बना, वसा ऊतक का बना होता है, जो फैट आप देखेंगे तो खूब ढेर सारा फैट का क्या करता है, जमाव होता है, ठीक है ना, फैट टिश्यू होता है। अगला प्रश्न है, कुल 30 प्रश्न थे, 30 में से मैंने आपको 23 प्रश्नों का उत्तर दिया है। कुछ अन्य विषय के थे, उन प्रश्नों का उत्तर देना मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि मैं अपने अध्ययन के और अध्यापन के अनुसार ही मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूं। तो जैव विविधता ये हमारे, आप लोग जानते होंगे, मैंने अपना जब पढ़ाया था क्या नाम है EVS इन्वायरमेंटल साइंस, उसमें मैं पढ़ाया हूँ। बायोडायवर्सिटी शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था ये वाल्टर जी रोजेन ने किया था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला देखो मैथ का प्रश्न है, किसी संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 1% क्या होगा, बताओ जल्दी से। तो 2.5 होगा। कितना होगा, 2.5 होगा। तो 100% कितना होगा, 250 होगा। तो 250 एकदम बहुत सरल है, इतना सरल क्वेश्चन हलवा जैसा है। दूसरा है, दो संख्याओं का LCM दिया है 2079 और उसका HCF दिया है 27, एक संख्या दिया 189 और दूसरी संख्या ज्ञात न। तो इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो दूसरी संख्या पूछ रहा था LCM गुणे HCF बटे पहली संख्या कर दो, तो दोनों को मान रख के देखेंगे 297 आया है, जिसको मैंने सॉल्व किया है। आपके बीच में सीधा उत्तर बता रहा हूँ यहाँ पर रख करके। कौन सी धातु साधारण ताप पर, साधारण धातु देखिए, धातु के साधारण तापमान जल से क्रिया करता है। तो सोडियम एक ऐसी धातु है जो जल के साथ क्रिया करता है या NaOH बनाता है। एक प्रश्न और पूछता है, वह कौन सा धातु है जिसे मिट्टी के तेल में भिगो कर रखा जाता है, तो यह सोडियम धातु है, इसे मिट्टी के तेल में भिगो कर रखा जाता है। भारत में 2024 में जब तीसरी बार थर्ड टाइम मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, ये कितने चरण में हुआ था चुनाव, तो 7 चरणों में यह चुनाव संपन्न हुआ था। प्यारे साथियों, अगला भारत में कंपनी के शासन और उनके विभिन्न द्वारा चार्टर अधिनियम को लाए गए वर्षों की बात करता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो रेगुलेट करने का कंपनी पर शासन किया गया था 1773 के अधिनियम से। फिर इसी के जस्ट बाद 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट, यानी सुधार करने के लिए। फिर 1793 में आया चार्टर अधिनियम, जो हर 20 वर्षों पे हुआ था, हर 20 वर्षों पे, यानी 1793 से ये कब आया, 1813 में, फिर 1833 में। इस तरह से ये चार्टर आते रहे। फिर 1858 में जब 1857 क्रांति होती है, उसके बाद कंपनी का शासन समाप्त होता है। फिर 1861 से भारत परिषद अधिनियम आया, तो इसका जो समय होगा 1861। तो इसका सही क्रम होगा 4 2 1 3, 4 2 1 3, मिला लीजिए उसमें। वह कौन सा राज्य है, हाँ देखो, कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आ जाती है। तो याद रखिएगा, सर्दी के महीनों में कौन से राज्य में बाढ़ आती है, तमिलनाडु में। क्यों, अभी आपने पिछले साल देखा होगा चेन्नई में बाढ़ आ गई थी, तो चेन्नई किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है, ठीक है ना। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो जहाँ पर दिसंबर के महीने में खूब जम के वर्षा होती है। अभी जस्ट वर्षा होने वाली है, तो वहाँ वर्षा होगी। वर्षा होने की वजह से चेन्नई शहर में बाढ़ आ जाती है। तो यही पूछा सर्दी के मौसम, तो अब भाई हमारे यहाँ सर्दी चल रही है, तो सर्दी में कहाँ वर्षा हो रही है, चेन्नई में, तमिलनाडु में, ठीक है ना।
बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी, बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। उस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो ये जो सम्मेलन बैठक किया गई थी 8 अगस्त 1942 को की गई थी। देखो भैया, गौतम बुद्ध के संबंध में 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी। उन बौद्ध संगीतियों का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्थान के लिए आपको याद रखना होगा RBPK। RBPK तो पहली, दूसरी और यहाँ तीसरी और ये चौथी संगीत समिति हो जाती है। पहली बंगों से राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन या कश्मीर में। तो मिला सकते हैं, पहले का 3, दूसरे का 2, तीसरे का 1 और चौथे का D। ठीक है ना। अब ये जनजातियाँ, ये अपना जो विश्व भूगोल है, उस भूगोल में कुछ जनजातियाँ आती हैं, जैसे मसाई जनजाति हमको नहीं पता है, लेकिन कुछ तो पता है। माओरी कहाँ पाई जाती है? माओरी जनजाति जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो आप देखेंगे D का 2 हो जाएगा। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में C का 1 हो जाएगा। सेमाई मलेशिया, सेमांग, लेदांग, ये सब यहाँ पर पाए जाएंगे। मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, A का 4। इस तरह से A का 3, A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2। निम्न में से किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किया? यानी जो बायोडायवर्सिटी किस आधार पर निर्धारित की जाती है हॉटस्पॉट? तो वहाँ पर सभी जीवधारियों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे टोटल 30 प्रश्नों में से 100% ऑथेंटिक जो आंसर आपको मिले हैं, 30 में से 23 प्रश्नों के उत्तर मिले हैं। लगभग 80% आपकी क्लास नोट से पढ़े हैं, फंसे हैं। तो विद्यार्थी विश्वास रखा करिए, आप लोग जो भी अध्यापक आपको पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, तो आप लोग भी कोशिश करें कि उन्हें अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करें। सभी जो प्रश्न बताए हैं एकदम 100% ऑथेंटिक और सही है। धन्यवाद।